नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार गुरुकुल कॉमर्स क्लासेस में आज आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 12th क्लास का। नाम है लॉ ऑफ सप्लाई। ध्यान देना, ये लॉ ऑफ सप्लाई पे हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। सप्लाई होता क्या है, सबसे पहले ये सोचना है। इसके जस्ट पहले आपने स्टडी किया था लॉ ऑफ डिमांड, और अब हम लोग देखने जा रहे हैं लॉ ऑफ सप्लाई। तो ध्यान देना, जहां पर भी ट्रांजैक्शन होता है, मान लो ये मार्केट है ये, तो यहाँ पे एक तरफ होते हैं कंज्यूमर और एक तरफ होता है सेलर और सप्लायर। तो ये कंज्यूमर भी जाता है मार्केट में ही और ये सेलर भी पहुंचता है मार्केट में। तो दोनों जब मार्केट में जाते हैं तो दोनों का अपना अपना एक थॉट होता है, एक सोच होता है। कस्टमर चाहता है कि हमको अच्छा सा अच्छा वस्तु मिले और पेमेंट मेरे को कम से कम देना पड़े, जबकि सप्लायर चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लें और कम से कम गुड्स दें। ये नॉर्मल सी चाहत होती है हर बाजार में। कस्टमर जाता है दुकान में और बोलता है कि हमको ये चीज़ दो, मतलब वो उन चीज़ों का डिमांड करता है। और जो सेलर होता है, कस्टमर जो मांगा वो चीज़ उसको दिया। क्या कभी आपने देखा है कि दुकानदार बिना मांगे कुछ देता है? क्या नहीं देता है। दिखा सकता है आपको, आप कुछ एक चीज लेने गए होंगे, साथ में 5 और दिखा सकता है, लेकिन देगा या सेल कंप्लीट तब होगा जब आप मांगोगे और जब वो दुकानदार सामान देगा और बदले में उसको पैसा मिलेगा। ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड जो था, उसका डायरेक्ट जो रिलेशन था वो कस्टमर से था, और सप्लाई करने का पूरा ठेका जो मार्केट में होता है वो सेलर का होता है, सप्लायर का होता है, प्रोड्यूसर्स का होता है। तो लॉ ऑफ सप्लाई पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, यानी हमारा जो सोचने का जो मेन थॉट होगा, जो केंद्र बिंदु होगा, वो होगा लास्टली ये सेलर, सप्लायर और प्रोड्यूसर। यहाँ पर वही काम किया जाएगा जिससे सेलर को बेनिफिट हो। याद रखना, जब हम कस्टमर की बात करेंगे तो हर चीज पे चर्चा करेंगे जहां पर कस्टमर को बेनिफिट हो। तो लॉ ऑफ सप्लाई में हम हर उस चीज पे, हर उस जगह पे चर्चा करेंगे जहां पर बात सेलर का होता हो। क्लियर है बात? तो चलो जरा सा अब हम सेलर से आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कि क्या होता है। सप्लाई का संबंध किससे है? सेलर से। अब देखो सेलर सोचता क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई कहता क्या है, जरा पहले ये देखो। तो लॉ ऑफ सप्लाई कहता है, उसके पहले एक बात समझ लो कि मान लो कि ये सेलर जो है किसी चीज को परचेज किया या उसी चीज को बनाया। अगर खुद बनाता है तो बनाने में जो खर्च होता है वो बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर खरीदा है रेडीमेड सामान तो परचेज प्राइस, और अगर उस चीज को बनाया है, खुद बनाया है, तो बनाने में कुछ तो खर्चा हुआ होगा ना। तो जो भी खर्च हुआ, यानी एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोड्यूसर्स या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये एक मायने रखता है। मान लो किसी चीज को बनाने का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ गया ₹100, 100 रुपया बन गया। अब बनाने में तो लग गया भाई। अब बनाने के बाद जब ये प्रोड्यूसर मार्केट में बेचने जाएगा, तो प्रोड्यूसर जैसे कोई गाड़ी अगर लेते हो ना, बाइक लो, 4 व्हीलर लो या कोई भी गाड़ी लो,
तो गाड़ी को चलाने के लिए भाई पेट्रोल का जरूरत होता है। उसी तरह पूरा का पूरा प्रोडक्शन सिस्टम को या सेल्स के सिस्टम को चलाने के लिए एक फ्यूल की जरूरत होती है और उस फ्यूल को बोला जाता है प्रॉफिट। तो ध्यान देना, इसमें जो सप्लायर था, मान लो कि 30 रुपीज का प्रॉफिट रखा अपना कि ये मेरा प्रॉफिट नॉर्मल रिटर्न है मेरा, यानी ये हो गया इसका प्रॉफिट। तो इस चीज को वो मार्केट में बेचेगा कितना में? 130 रुपए में। इसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस। ध्यान देना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। यानी कि ये सेलर ये सोचा कि अगर हमको इसको बनाने में 100 रुपया लगा है तो इस पे मेरा 30 रुपया का प्रॉफिट तो होगा ही होगा, वरना हम इतना मेहनत क्यों करेंगे? क्योंकि दुनिया भर का जितना भी मेहनत होता है ना, वो सब का सब सेलर, सप्लायर या प्रोड्यूसर्स करते हैं, और कस्टमर्स को कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता, उनको सिर्फ पैसा दो और सामान लो। सामान बनाने का जिम्मेवारी जो होता है वो प्रोड्यूसर्स का होता है, जो प्रोडक्शन करता है। तो प्रोडक्शन करने में उसका कॉस्ट लगा 100 और उसमें वो अपना मेहनत, अपना जो भी उसका रेम्यूनरेशन है उसको लगभग ऐड किया 30। अब वो मार्केट में इसको बेचने को तैयार है 130 में। ठीक है, तो यानी कि भाई इसका एमआरपी या सेलिंग प्राइस जो होगा वो 130 होगा। यहां तक में कोई डाउट? समझ रहे हैं? अब सोचो सेलर का थॉट क्या है, सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि सेलर सोचता क्या है। अब यहां पर मान लो प्राइस और ये है क्वांटिटी। प्राइस का मतलब वो कितना में बेचना चाहता है। मान लो कि कोई रिटेलर है, वो बाजार से खरीद करके लाया, कहीं से भी खरीद करके लाया, मान लो 100 में, अपना प्रॉफिट जोड़ा 30, मैंने उसको 130 का प्राइस है। तो प्राइस अगर 130 है तो मान लो वो सेल कर रहा है 10 यूनिट, 10 यूनिट का वो सेल कर रहा है। अब खुदा न खास्ते कुछ ऐसा हो गया कि ये प्राइस जो है ये 100 रुपया हो गया, यानी मार्केट में उस वस्तु का कीमत 100 रुपया हो जाए। क्या लगता है इस प्राइस में सेलर अपने माल को बेचेगा तो क्या वो खुश रहेगा? कभी क्या सेलर खुशी खुशी बेच पाएगा इस रेट पे? पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। लेकिन फिर भी मार्केट में जिंदा रहना है तो बेचना ही है। तो फिर इस हालत में ये जो माल था मैंने बड़ा उदास होकर के बेचेगा, बहुत नुकसान है बाबा, ये इसको बेचेगा मान लो 5 यूनिट। एक अंदाजा है ताकि आप सेलर का साइकोलॉजी को समझ सकें। और किसी कारण ऐसा हो गया कि अगला दिन इसी प्रोडक्ट का कीमत जो है बाजार में हो गया सीधे 200 रुपया पर यूनिट। अगर 200 रुपया का एक हो जाए यानी कॉस्ट जो है वो अपने आप बढ़ जाए। जब कॉस्ट बढ़ जाता है तो ये डायरेक्ट जो है 50 यूनिट तक बेच सकता है, क्योंकि जानता है कि उसका खर्च तो 130 ही पड़ा था। तो 130 में वो 10 यूनिट बेच रहा था, नॉर्मल था, खुश था, कोई टेंशन नहीं था, एकदम कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन उसका प्राइस जैसे ही प्रोडक्ट का दाम घटा और उसके दुकान में कस्टमर आए तो वो जो सप्लायर है वो बेचारा क्या हंसते हंसते बेचेगा कि टेंशन होगा उसको? कुछ टेंशन होगा एकदम। तुम अपने साथ सोचो ना कि तेरे साथ हो तो तुम क्या करोगे, यही बात होगा। तो आप यहाँ पे सेल घट जाता है, लेकिन जैसे ही मार्केट में प्राइस बढ़ जाए यानी ये सीधे 200 हो जाए तो वो बोलेगा जितना आना है आ जाओ। खूब खुश होकर के सप्लायर बेचेगा या उदास होकर बेचेगा? खुश होकर के ना। अब इसी चीज का कीमत मान लो हो जाए 500 यूनिट,
तो सप्लायर बोलेगा अब हम 500 यूनिट भी बेच सकते हैं, जिसको जितना आना है आ जाओ। अगर इसी चीज का दाम अगर हो जाए 1000 यूनिट, तो वह बेचने को तैयार है 1000 यूनिट। नॉर्मल साइकोलॉजी समझो सप्लायर का। सप्लायर ये सोचता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो मेरा फिक्स है, 100 रुपया ही है, लेकिन बाजार में वस्तु का दाम बढ़ने लग जाता है। तो अगर 100 का सामान 200 में मिलने लगे दुकानदार को, या बाजार में ऐसे बिकने लगे, तो दुकानदार ये चाहेगा ना कि जितना ज्यादा बेच सके। अगर इसी का दाम 500 हो जाए, इसी का दाम 1000 हो जाए, तो उस सप्लायर के अपने पास अगर स्टॉक नहीं होगा ना, तो वो पड़ोसी से जाकर के लाएगा और आपको बेच देगा, लेकिन किसी भी कस्टमर को लौटाएगा नहीं। यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई यहीं से समझना कि जैसे जैसे वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, वस्तुओं का सप्लाई भी बढ़ने लग जाता है। और इसका जस्ट उल्टा बात करोगे कि जैसे जैसे दाम घटता है, बाजार में वस्तुओं का सप्लाई घटने लगता है। तो यही था आपका लॉ ऑफ सप्लाई। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आप लोगों ने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहता हूं, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।